Okay, hello students. We are going to start a new chapter that is the polynomials. तो बेटा पॉलिनोमियल्स में मैंने पहले भी काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं, जैसे स्टार्टिंग इसकी जो होती है वो आपका मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद पॉलिनोमियल आता है। तो जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बता रखी थी। इसमें जैसे स्टार्टिंग में आपका कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये 9th-10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें 9th-10th तक आपका बेस है और फिर 11th-12th में ये बहुत दिक्कत देता है। तो जिसका बेटा बेस क्लियर नहीं हो पाता उसे 11th-12th तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स अच्छे से पढ़ना। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स में क्या है, देखो पॉली मतलब मैनी टर्म्स, पॉली मतलब मैनी टर्म्स, जो बहुत सारे टर्म से बना हो उसे हम बोलते हैं बेटा पॉलिनोमियल्स। अब इसके लिए क्या है कि देखो कुछ आपका क्या है कांस्टेंट, वेरिएबल्स और इसके बाद आपको मिला के हम टर्म्स बनाते हैं। तो चलो देख लेते हैं फिर से। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बेटा इसमें दो चीज़ें होती हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। पहले तो ये चीज़ देख लेते हैं। जितने भी आपके कांस्टेंट होते हैं वो क्या है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ये मैं हर बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और वेरिएबल्स में ऐसी चीज़ें जिसकी वैल्यूज़ आपकी क्या है क्वेश्चंस के हिसाब से क्या है चेंज होती रहती है। जैसे आपका x, y, z, a, b, c पूरा आपका z तक, पूरा आपका क्या है z तक। तो इनमें क्या है कि ये क्वेश्चंस के हिसाब से क्या है चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी लिख दिया, एक मैंने लिख दिया x + 4 = 0, इस तरफ मैंने लिख दिया x - 4 = 0। तो यहाँ पे क्या है बेटा, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये इधर चला जाएगा तो -4, ठीक है। और यहाँ पे क्या है x = +4। तो यहाँ पे x की वैल्यू देखो +4 आई और यहाँ पे x की वैल्यू -4 आई, वेरी किया ना, लेकिन जो 4 था वो तो 4 ही रहा ना। तो मतलब ये आपका हर जगह कांस्टेंट रहा, ठीक है। तो ये होता है आपका कांस्टेंट और वेरिएबल्स। अब मैंने लिख दिया सिर्फ 3, मान लो सिर्फ मैंने एक जगह 3 लिख दिया, तो अभी तक ये सिर्फ क्या है न्यूमेरिक वैल्यू है, कांस्टेंट है, न्यूमेरिक वैल्यू है आपका, और ये क्या है सिर्फ अभी तक कांस्टेंट है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसके साथ एक वेरिएबल ऐड कर देता हूँ, ये क्या है वेरिएबल, अगर मैंने इसके साथ कोई भी एक वेरिएबल ऐड कर दिया तो ये इसने बना दिया बेटा आपका टर्म, ठीक है। टर्म क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर। अब थोड़ा और आगे बढ़े इसमें, तो क्या है कि इस टर्म को ऐसे बहुत सारे टर्म्स क्या है हमारी एक इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन में क्या है कि बहुत सारे आते हैं, जैसे 2x² + 3x + 4, ऐसी ये क्या पूरी एक इक्वेशन बन जाती है। एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूँ, जैसे 7x² + 4x + 2, ठीक है। तो ये क्या पूरी इक्वेशन बन गई। अच्छा, अब ये थोड़ा और हम आगे पढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में क्या है कि पॉलिनोमियल्स आपके दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और दूसरा है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो डिग्री अगर हम पढ़ें तो पिछली भी क्लासेस में आपने पढ़ी होगी कि डिग्री क्या होती है। पॉलिनोमियल्स हमेशा दो तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। चलो देख लेते हैं। देखो सबसे पहला हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और दूसरा होता है बेटा टर्म। टर्म में मैंने थोड़ा बहुत कुछ आपको बताया, अभी इसको भी एक्सपेंड करेंगे। तो डिग्री में क्या है, जैसे डिग्री आखिर होता क्या है, डिग्री क्या है बेटा कि अगर सिंपल में लैंग्वेज में बोलूँ तो हाईएस्ट जो पावर होगी आपकी इक्वेशन में, जितना भी टर्म होगा उसमें क्या हाईएस्ट पावर होगी, चाहे वो मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, या लास्ट में के पॉलिनोमियल बन जाए, तो जिसमें हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो क्या होगा आपका, वही आपको क्या है डिग्री को डिफाइन करता है। अब जैसे मान लो मैंने अभी लिख दिया यहाँ पे x², ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे तो बेटा हाईएस्ट डिग्री 2 हो गई, तो इसकी क्या आएगी बेटा 2 डिग्री। अब मैं थोड़ा और इसको एक्सपेंड करता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 3x³ + 2x² + x + 4।
अब इसमें क्या है, इसमें देखो कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है, और डिग्री हमेशा क्या है बेटा, हम सिर्फ वेरिएबल की डिग्री देखते हैं, आप कांस्टेंट की डिग्री नहीं देखेंगे, तो सिर्फ क्या है आप वेरिएबल की डिग्री देखते हैं। तो इसमें वेरिएबल की डिग्री क्या है बेटा, हाईएस्ट। इसमें देखो x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ सिर्फ 1 है, और यहाँ अगर देखा जाए तो 4 इंटू एक्स की पावर हम 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी की भी पावर होती है 0 तो वो हो जाता है आपका 1, मतलब 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, इसीलिए ये क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, देखो 3 सबसे ज़्यादा है, तो इसकी जो डिग्री आएगी वो कितनी आएगी, 3। आपके स्टार्टिंग के चैप्टर में सिर्फ यही सब पूछा गया है कि इसकी डिग्री बताइए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 4x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2x प्लस 5y की पावर 4, ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें सबसे ज़्यादा डिग्री बेटा कितनी है, y की पावर 4। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये मायने नहीं रखता बेटा कि x की पावर ये 3 सबसे ज़्यादा है और y की पावर 4 ज़्यादा है, नहीं, पूरी इक्वेशन में आपका किसकी डिग्री ज़्यादा है बस वो मायने रखता है, और आपको वही बताना है, मतलब डिग्री हो गई आपकी 4। अब डिग्री का कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होता है। अब थोड़ा हम टर्म का देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, टर्म क्या है, मोनोमियल, ये आपको सबको पता होगा, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और लास्ट में आपका बनता है पॉलिनोमियल, ठीक है। जल्दी बता देता हूँ क्योंकि ये सबको पता रहता है। तो मोनोमियल क्या होता है बेटा, सिंगल टर्म, जैसे मैंने लिख दिया 4x, तो ये क्या है, सिर्फ सिंगल टर्म है। मोनो खुद में मतलब होता है इसका सिंगल, ठीक है। बायो मतलब, बाइनो मतलब डबल, ठीक है। तो अब इसमें जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया 4x प्लस 4, तो क्या है इसमें, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा। ऐसा कुछ नहीं है कि x का ही टर्म होना चाहिए या फिर y का टर्म होना चाहिए या उसके साथ वेरिएबल होना ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपके 2 टर्म मिल गए, ट्राइनो मतलब 3, ठीक है, 3 टाइम्स। तो ट्राइनोमियल मतलब जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो अब इसमें क्या है, देखो 1 2 3, इसमें आपके क्या है, 3 टर्म मिल गए। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मैंने अभी लिख दिया यहाँ पे 2x प्लस 4x प्लस 2, तो क्या ये ट्राइनोमियल होगा? तो ऐसा मत करना बेटा कि 4x प्लस 2x आप ऐड कर दो तो 6x प्लस 2 कर दो और आप इसको डाल दो बाइनोमियल में, ऐसा नहीं होता। अगर उसने ये क्वेश्चन ही लिख के दी है और आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है, तो ये क्या है, देखो 3 टर्म दे रहा है, 3 टर्म दे रहा है मतलब हो गया ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये आएगा ट्राइनोमियल में। और पॉलिनोमियल क्या होता है, 3 से ज़्यादा टर्म, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 4, इसमें क्या है, 3 से ज़्यादा टर्म है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी ख़त्म होता है कॉन्सेप्ट। तो 2 तरीके का था, एक तो पॉलिनोमियल डिग्री के बेस पे था और दूसरा था आपके टर्म पे बेस पे। अच्छा, अब एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ आपके यहाँ से कि आखिर पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचानें। सबसे बड़ी बात होती है हम पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचानें, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पॉलिनोमियल्स को पहचानने के लिए बेटा एक सबसे बड़ी जो रूल होता है या एक सबसे बड़ा जो शर्त होती है वो होती है आपका कि हमेशा जो पावर होगी वो क्या है, नॉन इंटीजर होनी चाहिए, नॉन इंटीजर्स। ये आप रियल नंबर जो चैप्टर है उसमें पढ़ते होंगे, नॉन इंटीजर्स। तो नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे आपका 1 2 3 4 डैश जितना भी होते हैं सब आपके क्या है, नॉन इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि आपका जब इक्वेशन बनेगा तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, वो ये है कि जो आपकी पावर है वो रूट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, जहाँ पे अगर ये चीज़ हो गई वो आपका पॉलिनोमियल है ही नहीं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, 2x की पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 4,
तो क्या ये पॉलिनोमियल है? क्लियर है बेटा कि यहाँ फ्रैक्शन है, यहाँ पॉलिनोमियल, ये हो ही नहीं सकता पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैं 1/2 को हटा के लिख देता हूँ √2। तो नॉन इंटीजर, मुझे नॉन इंटीजर चाहिए था, लेकिन ये इसमें नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। अब जैसे मैंने लिख दिया 2x⁻², ठीक है, मैंने बोला था सिर्फ नॉन इंटीजर्स होने चाहिए, तो ये बेटा नॉन इंटीजर्स नहीं है, तो ये क्या हो गया? -2, नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये भी क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, अगर मैं लिखता 2x⁻2 तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल्स में आता। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है पॉलिनोमियल्स को पहचानने के लिए। चलिए थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल्स में क्या है बेटा? आप जानते हो कि एक्स वाई की हम वैल्यूज़ निकाल के ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें देखो दो चीज़ होती हैं मेन। सबसे पहला होता है आपको वैल्यू पता होनी चाहिए एक तो, और दूसरा होता है आपको रूट्स पता होने चाहिए। तो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या कॉन्सेप्ट कहता है, इसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो वैल्यू आप निकालते हैं x + 4 = 0 मान लो, x - 4 = 0 मान लो, कुछ भी मान लो, तो वहाँ से वैल्यू क्या निकलती है उसकी देखो देखते हैं। तो यहाँ से हम दो चीज़ पढ़ते हैं, सबसे पहले और दूसरा हम पढ़ते हैं बेटा, अच्छा कहीं कहीं पे बेटा रूट्स भी लिखा होता है और कहीं कहीं पे लिखा होता है बेटा जीरोस, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों की एक ही बात होती है और इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या है कि जैसे मैंने लिख दिया x - 4 = 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि x = आ गया बेटा आपका 4, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब सिर्फ यही है कि यहाँ पे x जो वेरिएबल है या फिर y वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, सिर्फ यही होता है, ठीक है। और यहाँ पे यही काम करता है थोड़ा सा इसमें, ये चीज क्लियर हुई वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या है बेटा कि जैसे हमने क्या है ग्राफ बनाया, तो ग्राफ बनाने में हमेशा याद रखो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर रूट्स में क्या होता है कि आपका ग्राफ कहाँ पे आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहाँ काट रहा है, तो वो होता है आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैं मानता हूँ कि इसने ये मैंने लाइन बना दी, जब भी इक्वेशन हमने निकाली तो ऐसे हम इक्वेशंस निकालते हैं, जैसे x और y ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया, यहाँ से कुछ भी वैल्यूज निकाल के हमने, जैसे मान लो ये लाइन आ गई, तो अब ये कहाँ पे आपकी लाइन काट रही है, तो आपका पॉइंट यहाँ बनेगा, मतलब ये क्या है आपका रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन अब इसका और क्या मतलब है, जैसे मैं मानता हूँ पॉलिनोमियल ऑफ x = x² - 4 है, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसका वैसे ग्राफ बनाऊंगा तो देखो कैसे निकलेगा, मैंने लिख लिया यहाँ x और यहाँ y, ठीक है। तो y = क्या है बेटा x² - 4। अब देखो x की वैल्यू अगर मैंने 1 रखा तो कितना आया -3, तो मुझे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब कि अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी आती है, मतलब y 0 होता है या नहीं होता है, x की वैल्यू कितना रखने पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो मैंने जब 1 रखा तो -3 हो गई, अगर मैं 2 रख देता हूँ तो 2 का स्क्वायर -4 = 4 - 4 = 0 हो गया। मतलब जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो आपका y की वैल्यू कितनी आई बेटा 0। तो इसका मतलब क्या है कि x = 2, मतलब x = 2 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पे y की वैल्यू आपकी 0 हो गई, तो इसका जो जीरो निकल के आया वो क्या है बेटा x = 2 पे निकल के आया, इसका मतलब ये होता है। तो इससे हम लोग ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपका पॉइंट यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि सिर्फ एक बात याद रखो, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में सिर्फ एक बात याद रखो कि हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें
कि जो दूसरा हम टर्म निकाल रहे हैं, या फिर तो हम x की वैल्यू निकालेंगे या फिर हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो जो हम टर्म निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू कहाँ पे आके 0 होती है। जैसे मैंने यहाँ क्या किया था, देखो y = x² - 4 मैंने लिखा, तो जब मैंने 1 रखा तो बेटा आया -3, यहाँ पे 0 नहीं हुआ। अब मैंने रखा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 = हो गया आपका 0, ठीक है। तो मतलब x अगर मैं 2 रखता हूँ तो y = 0। तो यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ कि हमने x = 2 रखा, y = आया 0, मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है आपका 2। तो यहाँ से कोई ना कोई जैसे लाइन कट के चली जाती है, तो यही होता है आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसका जो आधा टर्म है वो आपका कहीं ना कहीं जब हम लोग लीनियर और क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा और उसमें अच्छे से समझ में भी आएगा। हो सकता है कि यहाँ भी टॉपिक ये क्लियर ना हुआ हो। तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब बात आती है लीनियर की और क्वाड्रेटिक क्यूबिक इनकी, ठीक है। इसमें 3 टाइप के ग्राफ बनते हैं बेटा बहुत तरीके से हैं, लेकिन आपके में अभी शायद 3 ही दिए हैं, जो है लीनियर और दूसरा है बेटा क्वाड्रेटिक, तीसरा है क्यूबिक का, ठीक है। जैसे देखो अब लीनियर में क्या होता है, सबसे पहले तो हम जनरल फॉर्म पता करते हैं, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। तो जनरल फॉर्म मतलब उसी से ही बेटा आपका लीनियर भी निकलता है, क्वाड्रेटिक भी निकलता है और आपका पॉलिनोमियल जितना भी है क्यूबिक भी निकलता है, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक भी निकलता है। तो यहां से जनरल फॉर्म देखते हैं हम सबसे पहले, ये सबसे मेन होती है बेटा। मैं कह रहा हूं कि जैसे हम उसमें क्वाड्रेटिक के लिए एक इक्वेशन लिखते हैं जनरल, ax² + bx + c, ये लिखते हैं ना। और क्यूबिक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ax³ + bx² + cx + d। तो ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से आई, ये चीज हम देखते हैं सबसे पहले। तो जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा, देखो इसकी जनरल फॉर्म होती है an x⁴n, ठीक है। दूसरा होता है an-1 x⁴n-1, तीसरा an-2 x⁴n-2, ऐसे ही ये चलता जाता है। तो यहाँ होगा बेटा a1 x⁴1 और लास्ट टर्म होगा आपका a0 x⁴0, ठीक है। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे उल्टा लिखिए। मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो जनरल फॉर्म बाद में निकल के आएंगी इसकी क्वाड्रेटिक की और लीनियर की और आपका क्यूबिक की, तो ये इसमें थोड़ा आसानी दे देता है। जैसे अगर मैं इसको उल्टा भी लिख दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जैसे a0 x⁴0, a1 x⁴1, a2 x⁴2 और ये लास्ट हो जाएगा बेटा आपका an-1 x⁴n-1 और फिर an x⁴n। ये क्या होता है, यहाँ पे आके लास्ट हो जाएगा। तो फॉर कंफर्टेबल मैंने क्या है, इक्वेशन उल्टी लिख ली है। चलो अब जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर की। सबसे पहले क्या है, लीनियर की देखते हैं। चलो आपको पता है लीनियर की इक्वेशन क्या होती है, लीनियर की होती है बेटा ax + b = 0, ठीक है। अब ये कैसे निकलती है ये देखो। तो सबसे पहले क्या है बेटा, हम लीनियर की देख रहे हैं, तो लीनियर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा आता है an x⁴1 x⁴n और an-1 x⁴n-1, ठीक है। अब चलो मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, तो a1 x⁴1 हो गया। इसमें एक शर्त और ये और होती है बेटा कि जो हमेशा a आना चाहिए वो >0 आना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे भी आपका <0 हो गया उसके बाद जितने भी टर्म है सब टर्मिनेट हो जाएंगे, सबको हम हटा देंगे। तो फॉर लीनियर के लिए क्या है, a1 x⁴1 हो गया, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ अगर मैं देखता हूँ, यहाँ अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 - 1 0, यानी a0 x⁴1 - 1 0, ये हो गया।
अब यहाँ देखता हूँ तो क्या होता है बेटा, 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना, a -1 आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला, a हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ से क्या है जितने भी टर्म्स आएंगे वो टर्मिनेट हो जाएंगे फॉर लीनियर के लिए। तो सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसके बीच में प्लस आ जाएगा जब भी हम इक्वेशन निकालेंगे। तो ये तो हो गया बेटा a1 x की पावर 1 प्लस, अब ये क्या है a0 x की पावर 0, x की पावर जो भी x की पावर जब भी 0 होती है, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो हो जाता है बेटा 1, मतलब ये रह गया सिर्फ a0। और ये क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपका जैसे आपका लास्ट में जैसे मैंने लिख दिया x की पावर 0 और यहाँ लिख दिया 3, अगर 3x की पावर 0 है तो इसको आप किसी में भी इंक्लूड करके नहीं चलिएगा, जैसे वेरिएबल में इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि x की पावर 0 होता है हमेशा 1 और 3 × 1 = 3, मतलब ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ऐसे ही इसमें है, ये क्या हो गया कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म को हम चाहे a0 लिखें चाहे d लिखें, कुछ भी लिखें, वो हमारी मर्जी है। जैसे कि आपकी बुक में दिया है, इसको क्या है आपने b लिख दिया है, आपकी बुक में क्या है b लिख दिया, अगर आप a0 लिखते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो a1 x की पावर 1 है तो x की पावर 1 है तो x हो गया, यानी a1x प्लस b, ये हो गया आपका 0 लीनियर इक्वेशन का। वही आ रहा था आपका ax प्लस b, आप चाहे तो इसको ax प्लस b = 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीनियर का। अगर हम क्वाड्रेटिक के ऊपर आते हैं तो देखो चलो क्वाड्रेटिक का देख लेते हैं। बहुत सिंपल है बेटा। तो देखो क्वाड्रेटिक में क्या है कि सबसे पहले एक चीज और जान लो कि जब भी लीनियर होगा, एक चीज और मैं बता देता हूं, चलो इधर, कि ये चीज हमेशा याद रखो कि लीनियर में हमेशा जितने भी सॉल्यूशन आएंगे कितने आएंगे 1, क्वाड्रेटिक में 2 और क्यूबिक में बेटा कितने आएंगे 3। तभी तो देखो लीनियर में क्या था ax प्लस b = 0, क्वाड्रेटिक में आपके 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं, पावर 2 आ जाती है, और क्यूबिक में बेटा कितने आ जाते हैं 3। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके जितने भी आएंगे 3 सॉल्यूशन आएंगे, जैसे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या आएगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको जब फाइंड आउट करते थे, मान लो फैक्टराइजेशन मेथड से जब आप फाइंड आउट करते थे तो कितना आता था x माइनस 2 और x माइनस 3, ऐसे ही तो आता था। तो मतलब मैंने इसको अल्फा लिख दिया और इसको बीटा लिख दिया, ऐसे इसमें 2 सॉल्यूशन आते थे, इसमें 3 आते हैं, ठीक है। तो अब क्वाड्रेटिक है तो कम से कम 3 सॉल्यूशन तो आएंगे ही। चलो चेक करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। तो बेटा अब यहाँ क्या होगा, देखो an को हम क्या रखते हैं, an x की पावर n है, an-1 x की पावर n-1 है। तो अब क्या है कि देखो 2 टर्म है आपके, 2 आना चाहिए ऊपर। तो हम क्या करते हैं इसमें कि स्टार्टिंग हम करते हैं यहाँ पे an की जगह पे 2 रख के, ठीक है। तो an x की पावर अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो बेटा क्या आएगा, देखो a2 x की पावर 2 आएगा, 2 से स्टार्टिंग करते हैं। अगर मैंने यहाँ रखा 2 तो 2 - 1 1, यानी a1 x की पावर 2 - 1 1, तो a1 x की पावर 1 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस हो गया। अब जब ये बेटा यहाँ पे आप 2 रखोगे तो 2 - 2 0, यानी a0 x की पावर 0, यानी a0 x की पावर 0। अब देखो जो इसके बाद जो टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, an-3 x की पावर n-3। अगर आप यहाँ 2 रखते हैं तो 2 - 3 मतलब -1, और जब भी माइनस आता है तो उसके क्या है आगे सब जितने भी टर्म्स होते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं। तो हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशन आती है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो a2 x की पावर 2, a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0। तो ये तो हो गया बेटा सिर्फ a0, क्योंकि x की पावर 0 हमेशा 1 हो जाती है, और ये है आपका a1 x की पावर 1 और ये है आपका a2 x की पावर 2। अच्छा, इक्वेशन हमारी जो जनरल फार्मूला वैसे होता है तो क्या होता है वो, देखो ax² प्लस bx प्लस c। तो क्या ये इस फॉर्म में नहीं बना, इसने क्या किया कि देखो कांस्टेंट टर्म में हम चाहे a0 लिखें चाहे c लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस c हो गया, प्लस
इसमें जो है ये a1 कांस्टेंट है, इसमें a2 कांस्टेंट है, तो a1 को हम b लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। b x की पावर 1 है तो हम सिर्फ x उतार लिखेंगे। अब इसको क्या है, हम a लिख लेते हैं, सिर्फ a x की पावर 2। तो ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक का, ठीक है। ऐसे ही बेटा आप क्यूबिक का भी बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ a3 x की पावर 3 से स्टार्ट कर दो, a2 x की पावर 2, यहाँ पे a1 x की पावर 1, यहाँ पे a0 x की पावर 0। ऐसे क्या करेंगे, हम क्यूबिक का भी बना देंगे। चलो क्यूबिक का भी देख लेते हैं, छोटा सा ही है। चलो इसको देखते हैं। मुझे क्या करना है, क्यूबिक की फॉर्म बनानी है, तो चलो क्यूबिक की फॉर्म हम एक बार अलग से लिख लेते हैं। प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आता है आपका क्यूबिक फॉर्म। क्या ये आएगी कि नहीं आएगी, देखते हैं आगे। तो क्यूबिक है मतलब 3 से स्टार्ट करेंगे, तो a3 x की पावर 3, ठीक है, प्लस a3 माइनस 1 यानी 2, a2 x की पावर 2, प्लस an माइनस 2 मतलब 3 माइनस 2 यानी 1, a1 x की पावर 1, प्लस 3 माइनस 3 0 यानी a0 x की पावर 0। अब जितने भी आगे टर्म आएंगे बेटा वो नेगेटिव में आएंगे, इसीलिए क्या कर देंगे, हम उसे टर्मिनेट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो वही सेम मेथड, a3 को हम a लिख लेते हैं, क्योंकि बेटा ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको आप कुछ भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी बुक में a1 और a b c करके दिया है तो वो लिख लीजिए, अगर आपको मन कर रहा है a3 a2 का तो आप ये लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया बेटा आपका ax क्यूब, प्लस इसको बुक में b लिखा है तो आप b लिख दो, bx स्क्वायर प्लस cx, a1 हो गया आपका c, ठीक है, और इसको क्या है d से डिफाइन किया गया है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा, सिर्फ इसको देखो, s की पावर 0 मतलब ये 1 हो गया, तो a0 इंटू 1 इज इक्वल्स टू a0, और a0 को क्या लिखते हैं, d क्यूबिक में, तो ये हो गया d। तो आपकी जनरल फॉर्म आ गई क्यूबिक की भी, ठीक है। ये हो गई आपकी जनरल फॉर्म जितनी भी थी पॉलिनोमियल्स में। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखते हैं बेटा कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो चलो मैं इसे मिटा देता हूं, इसके बाद कुछ कोएफिशिएंट्स देखा जाए। सबसे मेन पार्ट है आपका कोएफिशिएंट्स का, तो वो और देख लीजिए अच्छे से। अच्छा, जितने भी इसमें ग्राफ्स आते हैं वो तो आप बना ही सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब जो ये कोएफिशिएंट्स का आने वाला टॉपिक है, ये शायद 9th में नहीं है, ये सिर्फ 10th क्लास के लिए है, तो उसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, कोएफिशिएंट्स। अब इसका जो है रिलेशन जो होता है वो बेटा जीरोस के साथ होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है। इसे ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। बताने के लिए तो इसमें मैं डायरेक्ट फॉर्मूले भी बता सकता हूँ, लेकिन सिर्फ रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, कम से कम चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि वो चीज़ कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको 3 बताता हूँ, आप चाहें कितने का भी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले क्या है, लीनियर। अब जैसे कि जीरोस और कोएफिशिएंट्स आपका टॉपिक है, तो लीनियर की क्या है बेटा जनरल फॉर्म, मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताई है। तो क्या होता है, ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा बेटा, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, सिंपल सा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से क्या है, माइनस बी क्या है, ये माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट अपॉन ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है ना, तो हम इसे क्या लिखेंगे, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ x। तो देखो लीनियर तो आपका हो गया, लीनियर तो बहुत सिंपल था और इसमें आपको कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, ये तो सीधे सीधे आ गया। जैसे अब मैं एग्जांपल में अगर आपको दूं 3x प्लस 4, तो आपको क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं, तो माइनस 4 अपॉन 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट और ये क्या हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ x। अब बात आती है क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा
पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का। अगर जैसे हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का निकालना सीख जाएंगे फिर आप बाई क्वाड्रेटिक का भी निकाल सकते हैं, आगे और भी जितने भी टर्म्स आते हैं उसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक का देखो, ठीक है। तो इसका बेटा जो जनरल फॉर्मूला होता है सिर्फ उसी के दम पे सब कुछ निकलता है। देखना ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो ax² प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया है बेटा, सिर्फ a को क्या लिया है, बाहर ले लिया है। तो x² प्लस bx अब जब बाहर लेंगे तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालूं तो बेटा क्या निकलेंगे, वो फैक्टर्स अगर मैं निकालूं तो देखो a का तो यही रहेगा। अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालता हूं तो क्या निकलेंगे, देखो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो अल्फा और बीटा जो आपके कांस्टेंट टर्म्स है वो मैंने ले लिया और ये क्या है, वेरिएबल्स हो गया। जैसे आपका मैंने भी बताया था x माइनस 2 और x माइनस 3 किसी भी इक्वेशन के कुछ मान लो ये फैक्टर्स आ गए, तो इसी को क्या मैंने इस फॉर्म में लिख दिया और कुछ नहीं किया। तो यहां से चलो क्या है, कंपेयर किया जाए। तो कंपेयर में क्या है बेटा, देखो अब अगर x माइनस अल्फा है और ये क्या है इधर b x अपॉन a है, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो क्या आता है। पहले तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको क्या आएगा, देखो a, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, मैं इसको करके दिखा देता हूं आपको। इधर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब वैल्यूज निकालने के लिए आपको इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, x² माइनस x बीटा माइनस x अल्फा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है बेटा। तो देखो क्या आया, x² माइनस, अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अल्फा बीटा। ये हो गया आपका, इसे उठा के रख दो यार। क्या आया, x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा और ये हो गया आपका प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो चलो कंपेयर करते हैं। ये भी देखो x है और यहाँ पे क्या है x, तो इन दोनों टर्म्स को क्या है हम कंपेयर करते हैं। तो देखो माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आया, b अपॉन ए। ढंग से कंपेयर करके देखो, इधर देखते हैं चलो, bx अपॉन a है इक्वल्स टू बेटा इधर क्या है, x अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, अल्फा प्लस बीटा को क्या है इससे कंपेयर करना है, क्योंकि दोनों तरफ x x है, ये x के वेरिएबल है, इधर ये वाला x का वेरिएबल है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b अपॉन a होगा, ये माइनस में चल रहा है, हाँ ये माइनस में चल रहा है, ठीक है। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b अपॉन a हो गया। अब माइनस को इधर दे दो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बेटा हो गया माइनस b अपॉन a। अब मुझे एक चीज बताओ कि इस वाले टर्म को देखो, इसमें b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है ना, तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई, अब इसमें क्या लिखेंगे, a क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x² है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये हो गया आपका प्लस का अल्फा बीटा, ठीक है। अब एक फैक्टर और निकल के आता है, दैट इज अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा को भी बेटा कंपेयर करो। देखो कांस्टेंट का जब कांस्टेंट से कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, नॉर्मल सी बात है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, इसमें कुछ भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया बेटा आपका कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट अपॉन अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये आ गया आपके
रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक का। चलो क्यूबिक का और देख लेते हैं। ऐसे ही आप बाई क्वाड्रेटिक का भी निकाल सकते हैं बेटा, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या है, फैक्टर्स आपको निकालने हैं, कंपेयर करना है। क्यूबिक में भी यही करना है, फैक्टर्स निकालो, चीजों को कंपेयर करो। तो अब हम लोग क्या है, क्यूबिक का निकालते हैं। तो जैसे कि आपको क्यूबिक का पता है, क्यूबिक की क्या होती है जनरल फॉर्म, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो बस उसमें क्या करना है, उसमें भी कोएफिशिएंट निकालो, उसको भी कंपेयर कर दो। और जो अल्फा बी, अच्छा इसमें क्या है, 3 आएंगे, तो हमने उसमें अल्फा और बीटा माना था, इसमें अल्फा बीटा और गामा लेके चलेंगे, क्योंकि क्या है, इसमें 3 फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, देखो इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है बेटा, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सॉरी ये तो क्वाड्रेटिक था, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होती है आपकी जनरल फॉर्म। सेम पिछले वाले की तरह से थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, तो क्या है, a कॉमन ले लेते हैं, दैट इज x क्यूब प्लस bx स्क्वायर अपॉन a प्लस cx अपॉन a प्लस d अपॉन a इक्वल्स टू, अगर मैं इसके फैक्टर देखूं बेटा, तो फैक्टर क्या क्या आएगा इसमें, जैसे उसमें क्या आया था, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, बस इसमें एक टर्म और बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। ये हमने ये लिया, तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। ठीक है, अब क्या किया था मैंने, उसमें सबका मल्टीप्लाई किया था। तो बेटा जब आप इसका भी मल्टीप्लाई करके देख लो, इसका इसमें करो, फिर जो आए उसका x माइनस गामा में करो। ठीक है, आराम से करके देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इजिकल्स टू a। ये हो गया बेटा आपका x क्यूब माइनस x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और आएगा आपका प्लस x अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, और लास्ट में आएगा आपका माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हो गया आपका इसका अंदर मल्टीप्लाई पूरा। इसे आप करके देख लेना बेटा, यही आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना आता ही है, आराम से कर लेना। चलो अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया, इस वाली वैल्यू को आप इससे कंपेयर करो। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, सेम पिछले वाले की तरह करना है। तो देखो क्या वैल्यू आएंगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि यहाँ क्या है बेटा, माइनस का है, अगर इधर माइनस का तो इधर क्या है, इधर जाके भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। ये x है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, x देखो ये रहा, तो वहां से क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजिकल्स टू कितना आ गया बेटा, c अपॉन। ठीक है, और लास्ट क्या है, अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा बीटा गामा इजिकल्स टू कितना आ गया, वो माइनस में है, तो इधर आएगा माइनस में d अपॉन ए। ये आपकी आ गई वैल्यू, सेम लीनियर और क्वाड्रेटिक की तरह आपका क्यूबिक का भी ये निकल गया। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपके 9th और 10th दोनों के खत्म हो चुके हैं यहीं पर। तो आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है। चलो मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ अगली बार।